हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजीत फिर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की। देखिए, रैंक पार्ट 1 की प्रोज है, प्रथम प्रोज है, जिसका नाम है, हम लोग पढ़ेंगे एनिमल्स इन प्रिजन। जो एनिमल्स इन प्रिजन जो है जवाहरलाल नेहरू की लिखी हुई प्रोज है। थोड़ी सी बात जान लेते हैं जवाहरलाल नेहरू के बारे में। जवाहरलाल नेहरू का जो जन्म हुआ था 1889 ईस्वी में हुआ था, और इंडिया के प्रथम प्राइम मिनिस्टर के नाम से विख्यात थे। इन्हें चिल्ड्रन के बहुत इन्हें बच्चों से बहुत लगाव था। इन्हें चाचा नेहरू भी कहा जाता है। ही वॉज ए मैन ऑफ रेयर सेंसिटिव, एजुकेटेड एंड हॉरर हॉरर एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वो जो है बहुत कम लोगों में से एक थे कि जिन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से जाकर वहां पर पढ़ा था। He became a barrister after studying natural science and law and returned to India 1921। वो क्या किए, स्टडी करने के बाद, नेचुरल साइंस का स्टडी और लॉ के स्टडी करने के बाद वो बैरिस्टर बन गए और इंडिया में 1921 ईस्वी में वापस आ गए। Deeply influenced by the Mahatma Gandhi, he joined Indian politics and soon emerged as a leader of the country's youth। कहते हैं वो महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित हुए थे, बहुत गहरा प्रभावित हुआ था महात्मा गांधी के विचारों से, और इंडियन पॉलिटिक्स में वो जल्दी ही एक अच्छे लीडर के रूप में, भारत में युवा लीडर के रूप में जाने जाने लगे। ठीक है जी। ही वाज however he was not a mere politician, he was also a dreamer, idealist and politician। He was also a dreamer, idealist and humanist and artist in word as well। कहते हैं कि वे केवल एक तरह से पॉलिटिशियन, भारत के पॉलिटिशियन ही नहीं थे, बल्कि एक बहुत सपना देखने वाले, आदर्शवादी, मानवतावादी और एक कलाकार भी थे जो शब्दों के अच्छे से प्रयोग करते थे। एंड उनकी कुछ महत्वपूर्ण जो वर्क है जो कि याद रखना चाहिए, जैसे एन ऑटोबायोग्राफी, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्टोरी, लेटर फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर। ये जो है प्रमुख उनकी बुक है जो कि हम लोगों को याद रखना है, क्योंकि ये आगे आते रहते हैं। आर रिमार्केबल फॉर ये रेयर विगोर एंड ब्यूटी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो उनकी कृति है और सुंदरता से भरी हुई है। ठीक ना। ये जो प्रोज लिया गया है दोस्तों हम लोगों को, एन ऑटोबायोग्राफी, ये अन ऑटोबायोग्राफी जो है उनकी जो प्रथम है, उसी से ये हम लोगों को लिया गया है, ये प्रोज को पढ़ना है। तो इसमें जो है उन्हीं के बारे में लिखा गया है। रीड्स बुक, ऑब्जर्व नेचर एंड ड्रीम टाइम्स, wrote powerful poetic and about that the thought and felt his element politician prose and best captured his autobiography। The following extract from the autobiography reveal Nehru love and nature। कहते हैं कि वो जो भी लिखते थे, जो भी पढ़ते थे, उनकी जो है उसमें लिखावट में बहुत पावर होती थी। जो भी देखते थे उसे लिख देते थे और बहुत अच्छे तरीका से एक्सप्रेस करते थे अपने शब्दों के द्वारा। ठीक है। द पीस इज ए वंडरफुल एग्जाम्पल। उनका एक बहुत ही शांतिपूर्ण एग्जाम्पल है कि लिव एंड लेट लिव, जियो और जियो दिनों। ये जो लाइन उनकी है, द पीस इज वंडरफुल एग्जाम्पल, जो है लिखे हैं लिव एंड लेट लिव, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है जो इनकी जीवन को दर्शाती है कि वे कितने अच्छे व्यक्ति थे। तो चलिए अब देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं प्रोज को। देखिए दोस्तों, पहला लाइन कहता है द एनिमल इन प्रिजन पे। देखिए लाइन बाय लाइन बिल्कुल अच्छे से ध्यान से पढ़िए। फॉर 14.5 मंथ, मतलब है कि 14 मतलब 14 और हाफ मंथ होता है आधा, यानी 6 माह। आई लिव्ड इन माई लिटिल सेल और रूम इन देहरादून गोल। कहते हैं कि 14.5 साल से आई लिव्ड माई लिटिल सेल, मेरी एक छोटी सेल थी, यानी जेल का एक कमरा था, रूम था देहरादून के जेल में। देहरादून का जो जेल था बड़ा वाला, गोल मतलब यहाँ बड़ा जेल से हो गया कैंपस के साथ, और सेल मतलब जिसमें छोटा रूम उन्हें मिला हो। कहते हैं कि देहरादून का एक बड़ा जेल था, उसमें एक छोटी सी रूम मुझे मिली थी। उसमें मैं 14.5 साल तक वहां पर अपना समय बिताया, मतलब रहा उस जेल में। ठीक है। और कहते हैं कि एंड आई बिगैन टू फील एज इफ आई वॉज ऑलमोस्ट पार्ट ऑफ इट।
कहते हैं कि मुझे ऐसे लगने लगा, 14.5 साल तक जहाँ रहेंगे वहाँ तो लगेगा ही ऐसा। कहते हैं कि मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं उसका एक अंश बन गया हूँ, मतलब उसका एक भाग बन गया, पार्ट ऑफ इट मतलब हिस्सा बन जाना, ठीक है। भाग बन जाना, बिगेन मतलब लगता है लगा, यानी ऐसा लग रहा था कि मैं उसका हिस्सा बन गया, ऐसा वो कहते थे। आई वॉज फैमिलियर विथ एवरी बीट ऑफ इट। कहते हैं कि मुझे लगा, आई एम फैमिलियर मतलब होता है कि मैं उससे परिचित हो चुका हूँ, ठीक है। तो कहते हैं कि आई वॉज फैमिलियर विथ एवरी बीट ऑफ इट मतलब प्रत्येक प्रत्येक चीज से। कहते हैं कि मैं उस वहाँ के प्रत्येक चीजों से परिचित हो चुका था, मतलब फैमिलियर हो चुका था, परिचित हो चुका था, ठीक है। आई न्यू एवरी मार्क एंड डेंट ऑन द वाइट वाश वॉल। कहते हैं कि आई न्यू मैं जानता था क्या जानता था कि मार्क यानी निशान एंड डेंट मतलब गड्ढा होता है, ऑन द व्हाइट वाशेस वाल जो सफेद रंग के दीवार पेंट किया गया था, उस जेल की दीवारें जो थी सफेद रंग का जो पेंट किया गया था, उसके प्रत्येक निशान जो उस पर निशान पड़े थे और जो छोटे मोटे गड्ढे थे उन सबको मैं जानता था। क्योंकि एक जगह किसी जगह पर आप रहिएगा तो प्रत्येक चीज़ों पर ध्यान जाएगा आपका, वो भी जेल है तो कहीं जाना नहीं है तो क्या करिएगा, उसी में रहिएगा आप। इसलिए कहते हैं कि मुझे सब कुछ मालूम हो गया था कि कहाँ गड्ढा है और कहाँ निशान है। एंड ऑन द ऑन द अन कहते हैं कि ऑन द अनइवन फ्लोर एंड द सीलिंग विथ ए माउथ स्टेन रेफ्टर। कहते हैं कि वो तो मुझे मालूम है कि कहाँ कहाँ गड्ढा है, और कहते हैं कि ऑन द इन इवन मतलब ऊंच नीच फ्लोर, जो भी फ्लोर था जेल की जो भी फ्लोर था उसमें जो भी ईच ऊंच नीच था उसको भी मुझे मालूम हो गया कि कहाँ फ्लोर में गड्ढा है और कहाँ नहीं है। एंड द सीलिंग विथ इट्स माउंट इटन रैप्टर मतलब जो जो यहाँ पर कर रहे हैं कि जो माउथ स्टोन रैप्टर मतलब होता है कि जो लकड़ियाँ घून खा जाती है दोस्तों, जो कीड़े लग जाते हैं लकड़ियों के ना, तो उनको कहते हैं कि सीलिंग में जितना घून लगे लकड़ियाँ थी उस लकड़ियों में कितना कीटाणु मिटाणु खाए हैं उस लकड़ियों को, ये भी मुझे अच्छी तरह से मालूम हो चुका था। इन द लिटिल यार्ड आउटसाइड आई ग्रीडी outside at greedy little tops of grass and odd bit of a stone as old friend। कहते हैं कि ये जो लिटिल यानी छोटे से जो यार्ड था जेल का उसके आउटसाइड बाहर में आई ग्रेडी भाई अभिनंदन करता था, अभिनंदन मतलब महसूस करता था, लिटिल टब्स ऑफ ग्रास घास के छोटे गुच्छे, घास के जो छोटे गुच्छे थे गुस्से गुच्छे को, और ऑड बिट ऑफ द स्टोन ऑफ द ओल्ड फ्रेंड, और जो पत्थर के समूह थे वहां पर जो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े पत्थर के जो समूह थे उसे एक ओल्ड फ्रेंड यानी पुराने दोस्त की तरह अभिनंदन करता था। क्यों? क्योंकि इनके अलावा कोई वहां पर था नहीं, तो दोस्त तो यही बनेगा ना जो थी। तो कहते हैं कि मैं उन टुकड़ों को एक मित्र के रूप में अभिनंदन करता था, महसूस करता अभिनंदन करता था, ठीक है। आई वाज नॉट एलोन इन माई सेल फॉर सेवरल कोलिनियल ऑफ वेस्प एंड हॉर्नेट लिव्ड देयर। कहते हैं कि मैं जो था उस काल कोठरी में, कहते हैं कि मैं उस काल कोठरी में अकेला नहीं था, बल्कि क्योंकि वहां पर भीड़ ततैया के छत्ते, क्योंकि यहाँ पर भीड़ और ततैया के छत्ते, वास्प मतलब होता है दोस्तों ततैया के छत्ते, हॉर्नेट में ततैया के छत्ते, और ये तो भीड़ जो कि तितलियां उड़ती हैं, हाड़ा उसे कहते हैं हम लोग। तो कहते हैं कि मैं वहां पर अकेला नहीं था, बल्कि मेरे साथ वहां पर ततैया के छत्ते और हॉर्नेट और भीड़ थे, लिव्ड देयर वहां पर साथ में रहते थे। फिर कहते हैं कि एंड माई लिजार्ड फाउंड ए होम बिहाइंड द रैप्टर इमर्जिंग इन द इवनिंग इन सर्च ऑफ प्रे। प्रे मतलब होता है शिकार करना। कहते हैं कि और वही नहीं, लिजार्ड मतलब तो होता है दोस्तों छिपकली। कहते हैं कि बहुत सी जो छिपकलियां थी, छिपकलियों ने कड़ियों के पीछे घर बना लिए थे और वे शिकार की खोज में प्रत्येक साय के समय बाहर आती थी। कहते हैं कि जो छिपकली थी वहां पर क्या करती, अपना घर बना ली थी, और जब भी शाम होता था तो वो शाम के अपने शिकार की खोज में वो बाहर निकलती थी। एक तरह से छिपकली भी उनकी दोस्त हो गई थी, ठीक है दोस्तों। कहते हैं कि आई थॉट एंड इमोशंस लीव देयर ट्रेस बिहाइंड इन ए फिजिकल सराउंडिंग्स। कहते हैं कि मेरा जो विचार है
कहते हैं कि यदि विचार मेरा जो विचार है, यदि मेरे विचार जो हैं और भावनाएँ भौतिक वातावरण में अपने अंश चिन्ह छोड़ सकते हैं, कहते हैं कि भौतिक वातावरण में अपने अंश जो है छोड़ सकते हैं, मतलब छोड़ना होता है जो होता है बिहाइंड फिजिकल, यानी भौतिक वातावरण में मेरे यदि विचार छोड़ सकते हैं, तो द वेरी एयर ऑफ दैट सेल मस्ट बी थिंक विथ देम एंड दे मस्ट क्लीन टू एवरी ऑब्जेक्ट इन दैट लिटिल स्पेस। तो कहते हैं कि मेरे जो विचार यानी भौतिक विचार हैं, भावनाएं हैं, इस वातावरण में अगर चिन्ह छोड़ सकते हैं, तो कोठरी की वायु जो है उनसे भरपूर होगी, वे उस छोटे से स्थान की प्रत्येक वस्तु से चिपक रहे होंगे। कहते हैं कि अगर मेरी भावनाएं अगर छोड़ देगी वहां पर अपने विचारों को, तो इस कोठरी जो है, काल कोठरी जो है, जो जेल की जो कोठरी हो, वहां पर वायु से भरपूर होगा, वायु से तो भरा होगा, उस छोटे से स्थान की प्रत्येक वस्तु से चिपके रहेंगे। मतलब कहने का दोस्तों मतलब है कि अगर कहते हैं कि मेरी जो अंदर भावनाएं हैं, जवाहरलाल नेहरू के अंदर भावनाएं हैं, अगर उस भावनाओं को वातावरण से छोड़ दिया जाए, तो कहते हैं कि वहां पर केवल हवा ही रहेगा। बात सही है कि केवल हवा ही रहेगा, और हवा रहने के साथ साथ दोस्तों प्रत्येक जो यादें हैं वहां से, प्रत्येक वस्तु से वहां पर चिपके रहेंगे। यही बात कहना चाहते हैं। अब चलिए दूसरे स्टेंजा में हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा स्टेंजा कहता है दोस्तों, आई हैड बेटर सेल इन अदर प्रिजन। कहते हैं कि मेरे पास यानी मुझे जो था, अदर सेल जो अदर जो प्रिजनर थे, अदर जो कोठरियां थी, जेल के जो लोग थे, प्रिजनर थे, प्रिजन द जेल था, उससे बेहतर सेल हमें मिला था। बट इन देहरादून आई हैड वन प्रिविलेज। कहते हैं लेकिन देहरादून के जेल में मुझे एक विशेष सुविधा थी। प्रिविलेज मतलब सुविधा, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है तो सुविधा, विच वाज वेरी प्रेशियस टू मी, जो कि मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। मतलब वो जेल में रहते थे तो वहां पर उन्हें एक विशेष सुविधा मिली थी जो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। क्या विशेष सुविधा थी दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि द गोल प्रॉपर वाज ए वेरी स्मॉल वन। कहते हैं कि जो गोल था, गोल मतलब जेल था, वो विशेष बहुत छोटी थी, वो बहुत छोटी थी। एंड वेयर वी केप्ट इन ए ओल्ड लॉकअप आउटसाइड द गोल वाल। और कहते हैं कि हम लोग, वो बेशक मतलब एक छोटी थी, लेकिन हमें जेल की दीवारों के बाहर, हमें जेल के दीवारों के बाहर, परंतु जेल के आंगन में ही, जेल के आंगन में ही, विदिन बट विदिन द गोल कंपाउंड, जेल के अंदर, जेल के आंगन में ही एक पुरानी हवालात में रखा गया था, ओल्ड लॉकअप था जो कि उसमें रखा है। कहते हैं कि वहां पर तो वो छोटी जेल थी, लेकिन वहां पर लॉकअप जो जेल था बड़ा था, उसका कंपाउंड जो था, उसी के अंदर एक छोटे से कंपाउंड है जो कि पुराना था, उसी में उन्हें रखा गया था, कैदी बनाकर रखा गया था। दिस प्लेस सॉरी दोस्तों, this place was so small that there was no room to walk about in it। कहते हैं कि वो जो स्पेस था बहुत छोटा था, जहां पर कोई भी जगह नहीं था कि कोई इधर उधर जाकर वॉक कर सके, टहल सके। एंड सो वी वेयर अलाउड, लेकिन सो वी वेयर अलाउड, वहां पर क्या अलाउड था, मॉर्निंग एंड इवनिंग to go out and walk up and down in front of the gates distance from the about 100 yards। कहते हैं कि मुझे अलाउ था, वहां पर एक सुविधा थी उन्हें, क्या था अलाउ था, अलाउ था कि मॉर्निंग और इवनिंग में गो टू द वॉक, टहलने के लिए तो आप जा सकते हैं, कहाँ पर, डाउन पे, गेट के सामने तक, गेट के सामने तक, डिस्टेंस अबाउट 100, जो कि लगभग कह रहे हैं कि डिस्टेंस जो है 100 गज, यार्ड मतलब होता है गज। तो कहते हैं कि लगभग 100, एक विशेष तरह के अलाउ था कि आप जाकर टहलिएगा, 100 गज तक वो टहल सकते हैं, ऐसा अलाउ उनके लिए था। We remained in the goal compound, but this coming outside the wall gave us a view of a mountains। कहते हैं mountains and the field and the public road at a some distance। कहते हैं कि जो कहते वो तो जेल में थे, तो कहते हैं कि मुझे रिमाइंड है कि गोल जो था, नहीं गोल के कंपाउंड है, तो जेल का जो कंपाउंड था चारों तरफ से, जो गोल का एरिया था,
बट दिस कमिंग आउटसाइड, वहां पर जो गेट के सामने जब खड़े होते थे तो जो कमिंग आउटसाइड के जो दृश्य आता था, क्या दृश्य था, दृश्य आते थे कमिंग कमिंग आउटसाइड, तो कहते हैं द वॉल गिव अप्स ए व्यू, वहां पर जो आउटसाइड का जो दीवार था, जो गेट की दीवार थी, वहां से उन्हें एक व्यू मिलता था, किसका, माउंटेन का, फील्ड का और पब्लिक रोड से। मतलब जब वो जेल के गेट तक घूमने के लिए उन्हें अलाउ था तो वहां पर जाते थे तो उन्हें तीन चीजें दिखाई हमेशा देती थी। कौन कौन चीजें, तो उन्हें पहाड़ दिखाई देता था, फील्ड दिखाई देता था जो समतल भूमि है, और उसके बाद पब्लिक रोड वहां से कुछ दूरी पर दिखाई देता था। ठीक है, दिस वॉज नॉट ए स्पेशल प्रिविलेज फॉर मी, कहते हैं कि वो मेरे लिए केवल, ऐसा सुविधा मेरे लिए ही केवल नहीं था, बल्कि इट वाज कॉमन फॉर द ऑल ए एंड बी क्लास प्रिजनर केप्ट एट देहरादून। कहते हैं कि ये घूमने वाला जो प्रोसेस है, गेट तक जाकर टहल कर आइए, ये केवल मेरे ही लिए नहीं था, बल्कि इट इज कॉमन, ये कॉमन था किसके लिए, कि जो ए और बी क्लास के जो वहां पर कैदी थे रहने वाले, श्रेणी बटा गया था ए और बी में, तो कैदी थे रहने वाले, उनके लिए भी देहरादून में विशेष सुविधा थी। विद इन द कंपाउंड बट आउटसाइड द गोल वाल, कहते हैं कंपाउंड यानी जेल के कैंपस के अंदर, बट आउटसाइड द गोल वाल यानी जेल के दीवार के बाहर, जेल की जो जेल की दीवार का, जेल की दीवार के बाहर देयर वाज अनदर स्मॉल बिल्डिंग, वहां पर एक छोटा बिल्डिंग भी था, कॉल्ड यूरोपियन लॉकअप, जिसे यूरोपियन लॉकअप कहा जाता था। क्या कहा जाता था, यूरोपियन। कहते हैं कि जेल का कंपाउंड बहुत दूर में था, तो उसी कंपाउंड के अंदर, लेकिन हम लोगों का जो कैंपस दीवार के जेल का, उससे बाहर एक अलग सा बिल्डिंग था जिसका नाम था यूरोपियन लॉकअप। दिस हैड नो इनक्लोजिंग वॉल, जिसका कोई चार दीवारी नहीं था, उसके पास कोई चार दीवारी नहीं था, जो बिल्डिंग बना था मैंने खुला था, केवल बिल्डिंग था। एंड ए पर्सन इनसाइड द सेल कुड हैव ए फाइन, और एक व्यक्ति के लिए वो जो सेल था, वो जो जेल था, बहुत अच्छा था, फाइन व्यू ऑफ माउंटेन्स एंड द लाइफ आउटसाइड, जो उसमें रहता था व्यक्ति, उसके लिए एक बहुत ही अच्छा दृश्य देख सकता था, मतलब माउंट पहाड़ों को देख सकता था और बाहर की दुनिया को भी महसूस कर सकता। यूरोपियन कन्विक्ट एंड अदर केप्ट हियर वेयर आल्सो अलाउड टू वॉक इन फ्रंट ऑफ द गोल गेट एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग। कहते हैं कि यूरोपियन जो कन्विक्ट थे, यानी यूरोप के लोग, अंग्रेजों ने जिसे यूरोप के लोगों को दोषी बनाते थे, तो उसमें इसको कन्विक्ट मतलब वहां पर रखते थे उनको, और अदर लोग भी अगर उसमें रहते थे तो उन्हें एलाउ था, उन्हें बाहर जाकर इन फ्रंट ऑफ द गोल यानी जेल के गेट के बाहर जाकर अलाउ था कि वो जाकर टहल सके एवरी मॉर्निंग और इवनिंग, यानी उन्हें विशेष था। यहाँ पर दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, यूरोपियन लॉकअप का मतलब होता है कि जब हम लोगों का अंग्रेजों का शासन था, जब जवाहरलाल नेहरू जेल में गए थे, उस समय दो तरह की जेलें बनाई जाती थी। एक अंग्रेज के लिए अलग जेल था जहाँ पर विशेष तरह की सुविधाएं रहती थी, और भारतीयों के लिए अलग था जिसमें भारतीयों का शोषण किया जाता था। वही जो अंग्रेजों के लिए बनाया जाता था उसे कह देते हैं यूरोपियन लॉकअप। ठीक है दोस्तों, चलिए अब तीसरा स्टेंजा हम लोग पढ़ते हैं। दोस्तों तीसरा स्टेंजा कहता है कि ओनली ए प्रिजनर हु हैज बीन कन्फाइंड। कन्फाइंड मतलब क्या होता है दोस्तों, कन्फाइंड मतलब दोस्तों होता है सीमा के भीतर रहना। ठीक है, तो कहते हैं कि ओनली ए प्रिजनर हु हैज कन्फाइंड फॉर लॉन्ग बिहाइंड हाई वॉल्स कैन अप्रिशिएट द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइकोलॉजिकल वैल्यू ऑफ दिज आउटसाइड वॉल एंड ओपन व्यू। कहते हैं यहाँ दोस्तों बड़ी प्यारी बात कही है इन्होंने, कहते हैं कि ओनली प्रिजनर, केवल वही प्रिजनर जो दोषी हैं, जो जेल कैदी हैं, वही समझ सकते हैं क्या, साइकोलॉजिकल वैल्यू यानी मनोवैज्ञानिक, अत्यधिक मनोवैज्ञानिक थिंकिंग को वही समझ सकते हैं जो बहुत लंबे समय तक किसी दीवार के, ऐसे दीवार के पीछे रहे हों। कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति घर के अंदर हमेशा बंद रहे, तो वही बाहर की जो दुनिया हो उसका इम्पोर्टेंस कितना है वही ना समझ सकता है। जैसे हम पर डे अगर फोर व्हीलर पर घूम रहे हैं तो हमारे लिए फोर व्हीलर का कोई महत्व नहीं, लेकिन जो पर डे पैदल चल रहा है, साइकिल से चल रहा है, उसके लिए फोर व्हीलर का महत्व होगा ना। उससे पूछिएगा साइकिल वाला से कि फोर व्हीलर का क्या महत्व है, तो अच्छे से बताएगा कि बहुत कितना इंपॉर्टेंस है। लेकिन जो रात दिन उसमें घूम रहा है उसके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं देगा, वो हवाई जहाज का इंपॉर्टेंस देगा। तो वही कह रहे हैं कि जो व्यक्ति कई समय से बंदी रहा हो, अगर उससे पूछा जाए मनोवैज्ञानिक तौर पर कि इस आउटसाइड बाहर के जो दुनिया का टहलना और उसके दृश्य उसका क्या महत्व है, तो वो अच्छे तरीके से बताएगा दोस्तों।
आई लव इट दिस आउटसाइडिंग, कहते हैं कि जो बाहर का जो दृश्य है मुझे उससे बहुत प्यार है, कहते हैं कि मुझे उससे बहुत प्यार है। एंड आई डिड नॉट गिव देम अप इवन ड्यूरिंग द मानसून व्हेन द रेन कम डाउन फॉर डेज इन द torrents and I had to walk in a ankle deep of water, कहते हैं वो दोस्तों कहते हैं दोस्तों कि मुझे आउटसाइडिंग तो बहुत महत्व था। आई डिड नॉट गिव देम, मैं नहीं उसे छोड़ता था। इवन ड्यूरिंग द मानसून, मानसून के दिनों में टहलने का जो प्रोसेस है, कहते हैं कि मानसून के दिनों में भी नहीं, मैं नहीं छोड़ता था। व्हेन द रेन कम डाउन फॉर डे इन द टोरेंटो, कहते हैं कि जब वर्षा जो है मूसलाधार होती थी, वर्षा जब मूसलाधार मानसून के दिनों में जब वर्षा मूसलाधार होती थी, और आई हैड टू वॉक एकले डीप ऑफ वाटर, कहते हैं कि उस समय भी मैं क्या करता था कि घुटने तक पानी में भी टहला करता था। कहते हैं कि घुटने तक पानी हो जाती थी एकल डीप, तब पर भी मैं टहला करता, यानी टहलना वो नहीं छोड़ते थे। आई वुड हैव द वेलकम द आउटिंग इन एनी प्लेस, कहते हैं कि मैं हमें हर आई वुड हैव वेलकम, मैं हमेशा की स्वागत करता था। आउटिंग मतलब सैर सपाटे, इन एनी प्लेस, किसी भी जगह का जो सैर सपाटे करने वाला स्थान है, कहते हैं कि मैं हमेशा उसे वेलकम करता था। बट द साइट ऑफ द टॉरिंग हिमालय नियर बाई वॉज एन एडेड जॉय विच went a long way to removing the weariness of prison, कहते हैं कि लेकिन जो हिमालय की जो ऊंचाई वाली, जो हिमालय पर्वत वहां से दिखता था दोस्तों, तो कहते हैं टॉरिंग मतलब ऊंचाई, उसका ऊंचाईपन, तो कहते हैं कि जो हिमालय का ऊंचाईपन का जो दृश्य है जो मेरे नजदीक था, वाज एडेड, वो ज्वाय मेरे अंदर खुशी भर देता था, जोड़ देता था। कब? विच वेंट ए लॉन्ग वे टू रिमूविंग द वियरनेस ऑफ ए प्रिजन, वियरनेस मतलब उबाऊ, कहते हैं कि जेल में रहकर, जेल के अंदर मुझे जब उबाऊ महसूस होता था, मतलब उब जाते थे, जेल में बैठे बैठे उब जाते थे, तो कहते हैं कि वो जो उबाऊ है उसे रिमूव कर देता था। कौन? हिमालय की जो ऊंचाई को जब मैं देखता था, हिमालय कहते हैं कि हिमालय की जब ऊंचाई को मैं देखता था, तो मेरे अंदर जो घर के अंदर यानी जेल के अंदर बैठे बैठे जब ऊब जाता था, तो उसमें खुशियां ला देता था, कुछ पॉजिटिविटी ला देता था, ऐसा इनका कहना है। इट वॉज माई गुड फॉर्चून, ये मेरा सौभाग्य था कि द ड्यूरिंग ऑफ द लॉन्ग पीरियड, इस लंबे समय के दौरान, व्हेन आई हैड नो इंटरव्यू एंड व्हेन फॉर मेनी मंथ आई वाज क्वाइट एलोन, कहते हैं कि ये मेरी सौभाग्य था कि बहुत लंबे समय तक मुझे किसी से मिलना नहीं पड़ता था, क्योंकि नेता थे तो भाई उनको बहुत रोज दिन मिलना पड़ता था, तो उस समय जेल में तो कोई मिलने नहीं जाता था, तो कि बहुत लंबे समय तक किसी से मिलना नहीं होता, इंटरव्यू नहीं होता था। एंड व्हेन ए मेनी मंथ आज, और बहुत महीनों तक वो क्या कहते थे, आई वॉज क्वाइट एलोन, बहुत महीनों तक वो अकेला रहते थे। आई कुड गेज एट दिस माउंटेन गिड एट दैट आई लव इट, कहते हैं कि मुझे माउंटेन यानी पहाड़ों को जो देखना था, मैं देखता था, गेज मतलब ध्यान से देखना, देखता था, उससे मैं बहुत प्यार करता था। आई कुड नॉट सी द माउंटेन्स फ्रॉम माई सेल, कहते हैं कि आई कुड नॉट सी द माउंटेन्स फ्रॉम माई सेल, मैं जिस जेल में रहता था वहां से मुझे पहाड़ दिखाई नहीं देते थे, पहाड़ मुझे वहां से दिखाई नहीं देते, बट माई माइंड वॉज फुल ऑफ देम, लेकिन जो मेरा दिमाग था, मेरी जो मेमोरी थी, उससे भरी हुई थी, किससे? पहाड़ों के छोटे, पहाड़ों के दृश्य से जो दिमाग में भरा हुआ था। एंड आई वॉज इवर कंसियस ऑफ देयर नियरनेस, मैं हमेशा महसूस करता था कि वो मेरे नजदीक है। एंड ए सीक्रेट इंटीमेसी सीमेड टू ग्रो बिटवीन अस, और एक विशेष जो है, एक सीक्रेट इंटीमेसी मतलब विशेष लगाव, आभास, उन्हें एक विशेष आभास होता था कि जैसे कि ग्रो बिटवीन अस, और उनके और पहाड़ों के बीच में एक विशेष लगाव था, जो कि महसूस कराता था कि हम दोनों पास है। क्यों? क्योंकि पहाड़ों को जाकर गेट पर से हमेशा निहारते थे, तो उनके अंदर उसका दृश्य बनता था। तो वो कहते हैं कि जब मैं जेल के अंदर यानी रूम के अंदर आ जाता था, तो लगता था ना कि उसके जो जितने भी यादें हैं उनके पास रहता था, जिसको याद कर कर लगता था कि नहीं वो हमेशा मेरे पास ही। कौन? तो हिमालय की जो पहाड़े हैं। आगे दोस्तों एक प्रोज है, देखिए, कहते हैं कि फ्लोकिट, पोयम है, कहते हैं देखिए, फ्लोकिट ऑफ बर्ड हैव
फ्लोन हाई एंड वे ये दे देता है और कहता है कि किस चैप्टर के आप बताइए, इसका अर्थ बताइए, तो इसको जानना जरूरी है। कहते हैं कि फ्लोकेट ऑफ बर्ड हैव फ्लोन हाई एंड वे, कहते हैं कि फ्लोकेट ऑफ बर्ड हैव फ्लोन हाई एंड वे, कहते हैं कि चिड़ियों का जो समूह है ऊंचाइयों पर क्या है, उड़ रहा है। ये दृश्य बता रहे हैं कहाँ, हिमालय के बारे में, जो उनके दिमाग में बैठा था तो वही बता रहे हैं। ऊंचाई पर उड़ता है। एंड सोलिटली ड्रिफ्ट ए क्लाउड ऑफ क्लाउड टू हैज गॉन वांडरिंग ऑन, कहते हैं कि बादलों का एक कतार समूह, बादलों का कतार यानी ड्रिफ्ट अप यानी बादलों का जो कतार है अकेला जा रहा है पहाड़ों के, यानी चारों तरफ जो हिमालय है उसके चारों तरफ घूम रहा है, चल रहा है। एंड आई सीट एलोन, और मैं अकेला बैठा हूँ, विथ चिंग टिंग पीक टॉरिंग बियॉन्ड, कहते हैं इस ऊंचाई से, जो पहाड़ की ऊंचाई उससे मैं दूर बैठा हूँ चिंग टिंग पीक पर। वी नेवर ग्रो टायर्ड टू ईच अदर द माउंटेन एंड, और हम लोग एक दूसरे से कभी थकते नहीं हैं। मतलब जब हम पहाड़ और अब हम एक दूसरे को देखते हैं तो कभी थकते नहीं हैं, और माउंटेन्स एंड, और पहाड़ और मैं कभी आपस में थकते नहीं हैं। चलिए चौथा दोस्तों पढ़ते हैं हम लोग। कहते हैं कि आई एम अफेयर्ड आई कैन नॉट से, कहते हैं कि मैं डरता हूँ, मैं नहीं डरता हूँ, यहाँ पर डरने से आई कैन, मैं नहीं कह सकता कि मैं डरता हूँ। विथ द पोएट ली टाइपो दैट आई नेवर ग्रीव वियरी, कहते हैं कि ली टाइपो, वो कहते हैं कि ली टाइपो एक कवि थे, कहते हैं कि ली टाइपो की जो कवि हैं उनकी भक्ति मैं नहीं कह सकता कि मैं कभी तंग, नेवर वेयरनेस, मैं कभी तंग नहीं आता, मैं कभी नहीं डरता। इवन ऑफ माउंटेन्स, यहाँ तक कि पहाड़ों से भी, यानी उनका कहना है कि पहाड़ों को देखते हुए तो मैं तंग आता हूँ, मैं नहीं कह सकते मैं तंग नहीं आता हूँ। बट कहते हैं कि बट दैट वाज ए रियर एक्सपीरियंस, लेकिन यह एक अनूठा, एक अच्छा, बहुत ही अजीब अनुभव है। एंड एज इन रूल, और मुझे समीप पर, आई फाउंड आई फाउंड ग्रेट कंफर्ट इन इट्स प्रॉक्सिमिटी, लेकिन कहते हैं कि मुझे समीप, यानी प्रॉक्सिमिटी मतलब होता है दोस्तों समीप होना, तो मुझे उसके समीप पे में बड़ी शांति मिलती है। कहते हैं कि बहुत कंफर्ट मतलब आराम, उसके जो समीप, हिमालय के जब समीप रहते महसूस करते हैं तो मुझे बहुत शांति मिलती है। इट सोलिटली एंड काल्म लुक इट डाउन अपॉन मी विथ द विजडम ऑफ ए मिलियंस ईयर्स, कहते हैं कि जो पहाड़ है उसका उसका ठोसपन और शांत, काल मतलब शांत होना है, और उसका जो ठोसपन है, ठोसपन और शांत, उसका ठोसपन और शांत दृष्टि में मुझे लाखों वर्षों से बुद्धिमत्ता से निहारती थी। कहते हैं कि जो पहाड़ों में ठोसपन है, शांति है, वो उसका जो दृश्य है लाखों वीयर से वो अपनी बुद्धिमत्ता से उसे निहारती यानी देखती। एंड मोकेट एट, मतलब उपहास में, एट एट माई वेरी मूड यानी मनोदशा, मूड मतलब मनोदशा, एंड सूथेड माई फेवरेट माइंड, और कहते हैं कि उपहास, बुद्धिमत्ता निहारती और मेरी बदलती मानसिक स्थिति का मजाक उड़ाती थी, और मेरे मन को परेशान, मन को, जो मेरा मन परेशान था उसे क्या करती थी, शांत करती थी। कहते हैं कि एक तरह से जो पहाड़ था वो मेरा मजाक भी उड़ाती थी, देखने से ऐसा महसूस होता था, लेकिन दूसरी तरह मुझे उस पहाड़ से शांति भी मिलती थी। ठीक है, पहाड़ जो था उससे मुझे मेरी मनोदशा को शांत भी करती थी, पहाड़ों से, कि जैसे पहाड़ शांत होते हैं उसी प्रकार से। ठीक है दोस्तों, स्प्रिंग वॉज वेरी प्लेसेंट इन देहरादून, जो बसंत का, स्प्रिंग मतलब बसंत का जो मौसम होता है दोस्तों, कहते हैं कि बसंत का जो मौसम है देहरादून का वो बहुत ही खुशदायक और मनमोहक होती है। एंड इट वाज ए फॉर लॉन्गर वन देन इन द प्लेन बिलो, कहते हैं कि वो जो है वह नीचे मैदानों की अपेक्षा चिरस्थायी होती है। जो नीचे मैदान थे उससे क्या होती है, अधिक चिरस्थायी यानी ज्यादा तक होते हैं, नीचे मैदान से अच्छा लंबे होते हैं। कौन, देहरादून के जो स्प्रिंग होते हैं, देहरादून के स्प्रिंग। द विंटर हैड ड्यूनेटेड ऑलमोस्ट ऑल द ट्रीज ऑफ देयर लीव्स, कहते हैं कि जो शीत है, विंटर का जो शीत मौसम है, विंटर है, जो विंटर मौसम है वो ड्यूनेटेड ऑलमोस्ट द ट्री ऑफ द लीव, पेड़ों के सभी पत्ते से हटाकर उन्हें लगभग नंगा कर दिया था, यानी सारे पेड़ के पत्ते
झड़ चुके थे। एंड दे सूटेड नेकेड ऑफ बेयर, और वो क्या कर रहे थे, बिल्कुल पत्रविहीन हो गए थे, मतलब पेड़ों के सारे पत्ते झड़ गए थे और वे नंगे खड़े थे। ठीक है, वे नंगे खड़े थे। इवन फॉर मेनी मैग्निफिसेंट पीपल्स ट्री, यहाँ तक कि 4 वहां पर जो कि महत्वपूर्ण पीपल के पेड़ थे जेल के सामने, विच स्टूड इन फ्रंट ऑफ द गोल गेट, यानी जेल के जो सामने गेट था उसके पास 4 पीपल के पेड़ थे, यहाँ तक कि उनका भी सारे पत्ते झड़ चुके थे। मच टू माई सरप्राइज, यह मेरे लिए बहुत ही आश्चर्य की बात है, ड्रोपेड नियरली ऑल देयर लीव्स, मतलब मेरे लिए आश्चर्य की बात थी कि वो सारे जो पत्ते थे उनके, उन्होंने लगभग अपने सभी पत्ते गिरा दिए थे, यानी सभी पत्ते जो थे वहां पर नियरली ड्रिपेड नियरली देयर, यानी गिरा दिए थे। Gaunt and cheerless they stood there till the spring were warmed them up again and sent a message of life to their इनरमोस्ट सेल्स। कहते हैं कि वे जो पेड़ के पत्ते जो विंटर ने उन्हें नंगे कर दिया था, कहते हैं कि वो दुबले पतले, गॉट मतलब दुबले पतले और बिना पत्ते के वे तब तक खड़े थे जब तक स्प्रिंग मतलब बसंत ऋतु का जो हवा है उन्हें, वार्म मतलब गर्म बसंत ऋतु का गर्म जो हवा है उन्हें अप एंड अगेन सेंड ए मैसेज ऑफ लाइफ देयर इनरेस्ट लेसल। कहते हैं कि जो पेड़ के अंदर के जो शेल हैं, जो कोशिकाएं हैं, उनके अंदर एक मैसेज न भेजा ताकि वो गर्म हवा के माध्यम से, ताकि वो हलचल न मचाए। कहते हैं कि जो विंटर मौसम आया सारे पेड़ के पत्ते झड़ गए, तो कहते हैं कि जब सारे पेड़ के पत्ते जब झड़ गए तो जो बसंत ऋतु आया, तो बसंत ऋतु आगे अपनी बसंत ऋतु जो मौसम अपनी गर्म हवाओं से उनके अंदर, उनके कोशिकाओं के अंदर एक जान फूंक दिया, एक मैसेज दे दिया कि अब मैं आ गया हूं, तुम अब हरियाली की तरफ चलो। यही कहने का उनका मतलब है कि उसने जो बसंत ऋतु जो है पेड़ों के अंदर कोशिकाओं में एक मैसेज दिया अपने गर्म हवा के माध्यम से। ठीक है, सडनली देयर वाज ए स्टायर बोथ इन द पीपल्स एंड अदर्स ट्री। कहते हैं कि अचानक उनके अंदर क्या हुआ, जो पीपल के पेड़ थे और जो कुछ पौधे थे, अचानक पेड़ों के अंदर हलचल होने लगी। स्टार मतलब हलचल होना है, अचानक उनके अंदर एक हलचल होगी। एंड एयर ऑफ माई स्ट्रेस सराउंडेड started to find a little bit of green peepering out of all them। और अचानक उनके अंदर क्या हो गया, गोइंग सीक्रेट ऑपरेशन, नहीं यहाँ से दोस्तों, माइस्टरी सराउंडेड देम एज ऑफ सीक्रेट ऑपरेशन गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन। और जब हवा चलने लगी अचानक उनके अंदर, पीपल के अंदर, तो उनके चारों ओर रहस्य का जो छाया बना रहा, जब उनके पर्दे के पीछे गुप्त काम चलता रहा, यानी वहां पर सीक्रेट जो है वर्क क्या करते थे वो लोग, ऑपरेशन, सीक्रेट ऑपरेशन गोइंग बिहाइंड, उनके पर्दे के पीछे। जैसे बसंत ऋतु आया, उनकी हवा पेड़ों के अंदर लगी तो पेड़ के अंदर एक हलचल सी मची। हलचल मचले के कारण जो पेड़ के अंदर जो है पत्ती फूल जो पौधे थे अंदर के, वो अपने अंदर हलचल मचा रहे थे, साजिश कर रहे थे किस प्रकार से हम बाहर निकले, हरियाली करें। एंड आई वुड बी स्टार्टलेट टू फाइंड लिटिल बिट ऑफ ग्रीन पीपरिंग आउट ऑफ ऑल ऑफ देम। और कहते हैं कि मैं अचंबा हो गया ये चीज महसूस कर कि उन पेड़ों पर उन पेड़ों के हरे बिंदु झांकते हुए देखकर आश्चर्य मुझे होने लगा। वो अचंभे हो गए कि उन पेड़ जो के पत्ते थे उनके अंदर हरी हरी छोटी छोटी पौधे निकल आए और वो झांकने लगे। आप झांकने का मतलब निकलना है कि बीट ऑफ द ग्रीन पीपरिंग ओवर, उनके ऊपर झांकने लगे। इट वॉज ए वेरी गे एंड cheering sight, and very rapidly the leaves would be come out in their million and glisten in sunlight and play about the ब्रिज। कहते हैं कि ये सब चीज, इट वॉज द वेरी, मेरी बहुत प्रसन्नता हुई इस दृश्य को देखकर। इट वॉज वेरी गे एंड द चेयर साइड, वेरी प्रसन्नता मुझे हुई इस दृश्य को देखकर। और फिर एंड देन बहुत तेजी से
बहुत तेजी से लाखों जो हैं, लाखों की संख्या में बाहर आ गए। कौन? तो पेड़ के पत्ते। और धूप जो है, सनलाइट जो है, प्ले, हल्की हवा के साथ खेलकर क्रीड़ा कर रही है, मतलब खेल रही है। कहते हैं कि पेड़ के पत्ते बहुत तेजी से हरा हो गए और सूरज का जो प्रकाश है उनके साथ बहुत अच्छे तरीका से खेल रहा है। ठीक है दोस्तों। एंड एंड कहते हैं हाउ वंडरफुल इज द सडन चेंज फ्रॉम द बर्ड ऑफ लीव। कहते हैं कि कोमल कोमल का जो अचानक पत्ते हैं वे किस प्रकार अद्भुत रूप से बदल गए। उनके अंदर किस प्रकार जो बदलाव आ गए, कोपल का जो अचानक पत्ते में बदल जाना, कितनी अद्भुत बात है। हाउ वंडरफुल, कितनी अद्भुत बात है। द सडनली चेंज फ्रॉम द बर्ड ऑफ द लीफ, जो कोमल पत्ते हैं, जो कोमल पत्ते थे आज पत्ते में बदल गए, किस प्रकार अचानक। यही कह रहे हैं कितनी बहुत बड़ी बात है कि कैसे बदल गए तुरंत। आगे दोस्तों हम लोग पढ़ते कहते हैं दोस्तों आगे की कि आई हैड नेवर नोटिस्ड बिफोर दैट फ्रेश मैंगो लीव आर रेडनेस ब्राउन russet color remarkably like the autumn tint of the कश्मीर हिल। कहते हैं कि आई नेवर नोटिस, मैंने इससे पहले कभी ध्यान न दिया, नोटिस नहीं किया, नहीं देखा क्या कि आम के जो पत्ते होते हैं वो रेडनेस ब्राउन, यानी रेड, जो हल्का रेडनेस ब्राउन मतलब होता है कि हल्का पीला रंग का, लाल नहीं होता है पत्ते, यानी गेहुए रंग का। तो कहते हैं कि उस प्रकार मैंने कभी नहीं देखा था कि उसमें ऐसे विलक्षण कलर भी होते हैं। एंड रिमार्केबली लाइक द ऑटम टिंट ऑफ द कश्मीर हिल्स। और कहते हैं कि विलक्षण ढंग से जो कश्मीर की पहाड़ियां हैं, कि पहाड़ियों में जो हेमंत की आभा होती है, जो उस हेमंत की आभा होती है कश्मीर की पहाड़ियों में, जो हेमंत की, यानी हेमंत, ऑटम मतलब हेमंत, हेमंत की जो आभा होती है उस प्रकार से ये दिखेंगे। परंतु दे चेंज कलर सून एंड बिकम ग्रीन। लेकिन वो पेड़ के जो पत्ते हैं, आम के जो पत्ते होते हैं, वो तुरंत क्या हो जाते हैं, अपने कलर को बदलकर और हरे हो जाते हैं। आम के पत्ते शुरू में क्या होते हैं, थोड़ा सा पीला रंग के होते हैं और फिर उसके बाद हरे रंग के हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है आगे। द मानसून रेन्स वेयर ऑलवेज वेलकम फॉर दे इंडेड द समर हीट। कहते हैं कि जो मानसून के महीना का जो वर्षा है उसका हमेशा स्वागत वहां पर अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, समर के हीट का अंत करता है। लेकिन बट वन कुड हैव टू मच ऑफ ए गुड थिंग। लेकिन अच्छाई भी कभी, जो अच्छाई जो सोच है कभी कभी टू मच होती है, यानी अत्यधिक। कोई भी काम दोस्तों अगर आवश्यकता से अधिक हो तो बुरा लगने लगता है। तो कहते हैं कि बट वन हैव टू मच ऑफ गुड थिंग। कहते हैं कि कभी कभी अच्छाई जो भी है टू मच यानी अत्यधिक होने लगता है। एंड देहरादून इज वन ऑफ द फेवरेटी हॉन्ट ऑफ द रेन गॉड। कहते हैं कि और देहरादून तो भगवान के लिए, भगवान को वर्षा यानी वर्षा वाले भगवान के लिए सबसे फेवरेट जगह, यानी कहने का मतलब हमेशा वर्षा कराते थे भगवान। कहते हैं कि भगवान का वर्षा वाले जो भगवान है, यानी इंद्र भगवान है, उनके लिए वो फेवरेट हंट यानी जगह है, स्पॉट है, कि ताकि वहां पर हमेशा वो वर्षा कराते हैं। विदिन द फर्स्ट 5 और 6 वीक ऑफ द ब्रेक द मानसून वी कुड हैव अबाउट 15 and 60 इंच ऑफ द रेन। कहते हैं दोस्तों वहां पर कि लगभग, कहते हैं कि मानसून आने के पहले 5 और 6 सप्ताह में हमें 50 से 60 इंच पानी की वर्षा मिल जाती थी। मानसून आने से पहले ही 5 से 6 हफ्ता पहले ही वहां पर 50 से 60 सेंटीमीटर पानी की वर्षा मिल, सोचिए कितना पानी वहां पर होते हैं। एंड इट एंड इट वॉज नॉट प्रेसन, यह बहुत खुशी की बात नहीं थी, तो सीट कोपिड इन द लिटिल नैरो प्लेस, एक छोटी सी स्थान पर सिकुड़ कर बैठना ट्राइंग टू एवॉइड द वाटरिंग ड्रिपिंग फ्रॉम द सीलिंग। और छत के ऊपर सीलिंग से पानी को टप टपक रहा हो उसको एवॉइड करना, दूर हटाना। रसिंग इन फ्रंट ऑफ द विंड, और खिड़की से पानी को झटका आना। कहते हैं कि जो जेल में वो थे तो जब बरसात आती थी तो ऊपर से पानी टपकता था, खिड़कियों से पानी भी आता था, और उस पानी के बीच में सिकुड़ कर बैठना ये अच्छा नहीं लगता था। कहते हैं कि ऐसा होता था मेरे साथ, इसलिए इतना पानी हम लोगों के लिए अच्छा नहीं था। दोस्तों आगे के वीडियो में हम लोग यहाँ से आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो आगे वाला वीडियो आप देखिए और उसे समझिए। अब ये फर्स्ट पार्ट है, अब सेकंड पार्ट मैं डाल देता हूँ, आप उसे देख लीजिए और सेकंड पार्ट से आप उसे नेक्स्ट का आगे का आप पढ़िए।
थैंक यू दोस्तों, नमस्ते। ऐसे ही प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभान्वित और शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, कोई कमी हो तो कमेंट में आप इसे बताइए। थैंक यू दोस्तों, नमस्ते।